सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हमको जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ये जो टॉपिक है ये बेसिक टॉपिक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर oogenesis, फिर उसके आगे फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, क्लीवेज करके बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं एम्ब्रियोलॉजी के। तो उसके अंदर आज सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस और इसकी प्रोसेस किस तरीके से होती है एंड हाउ वी हैव टू राइट इट इन द एग्जामिनेशन। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और जहाँ पर आता है स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब होता है स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज स्पर्म? स्पर्म जो होता है वो एक मेल गैमीट होता है, ठीक है, जो कि एक प्राइमरी सेल स्पर्मेटोजोआ से बनता है। स्पर्म जो है वो क्या है? एक मेल गैमीट है जो कि किससे बन रहा है? प्राइमरी सेल से बन रहा है, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? स्पर्मेटोजोआ नाम दिया है। प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज इनिशिएटेड एट द मेल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? जब भी हमारे बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन्स है वो इनिशिएट होना शुरू होते हैं, दैट इज़ द लेवल ऑफ प्यूबर्टी। और उस लेवल के ऊपर मतलब प्यूबर्टी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि एट द एज ऑफ 14 और 15 एंड 16, ठीक है, इस एज के अंदर क्या शुरू हो जाता है? प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। तो जब भी एक मेल 14, 15 या 16 के एज का होता है तो उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म जो है वो शुरू हो जाता है। कहाँ होता है ये फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म? तो कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देखा हो तो टेस्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा लोब्स होते हैं और हर एक लोब के अंदर 3-3 के ग्रुप में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो और ये जो टेस्टिस है वो कहाँ प्रेजेंट है? स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। एक्चुअली जो स्पर्म है वो बनता है, अभी जो हम लोगों ने इतना सब देखा ये था आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आप लोगों को एग्जाम के अंदर हेडिंग देना है स्पर्मेटोजेनेसिस और इंट्रोडक्शन के अंदर एज इट इज़ इसको पूरा लिखना है। नाउ स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि जो स्पर्म होता है वो प्राइमरी सेल स्पर्मेटोजोआ से बनता है जो कि 2n होता है। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि जो क्रोमोज़ोम के नंबर होंगे हमारे बॉडी के अंदर, जो क्रोमोज़ोम होंगे वो 44 + x + y होता है, ठीक है। तो ये जो होता है 44 + x + y, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड बोलते हैं। और अगर वो हैप्लॉइड हो जाए तो वो 22 + x + y होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई सेल डिप्लॉइड नेचर में है तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो 44 होंगे और जब भी वो उसकी प्लॉइडिटी चेंज होगी, वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेंगे तो उसकी प्लॉइडिटी 22 हो जाएगी, मतलब हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो माइटोटिक डिवीजन। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन एक ऐसा डिवीजन होता है जिसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। दैट मीन्स कि कोई भी सेल अगर माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वल रहेगी। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होगा कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो इक्वल रहेंगे। तो स्पर्मेटोजोआ से माइटोटिक डिवीजन होके क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और वो कैसा है? 2n है, मतलब डिप्लॉइड नेचर का है। क्यों डिप्लॉइड है? क्योंकि स्पर्मेटोजोआ से जब स्पर्मेटेड बना या स्पर्मेटोजोआ से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना तो वो कैसे बना? माइटोटिक डिवीजन से, दैट इज़ द इक्वेशनल डिवीजन। इसीलिए जो प्लॉइडिटी है वो चेंज नहीं हुई, वो 2n की 2n ही रही। अब यहाँ पे क्या होता है? मियोटिक डिवीजन होता है। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मियोटिक डिवीजन। जैसे कि माइटोटिक डिवीजन एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन जो है एक रिडक्शनल डिवीजन होता है जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रिड्यूस होता है। मतलब 44 से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। मतलब 2n की प्लॉइडिटी से कितनी प्लॉइडिटी हो जाएगी? n की प्लॉइडिटी, मतलब हाफ ऑफ प्लॉइडिटी रिड्यूस हो जाएगी। आप समझ रहे हो क्या? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है जिसका प्लॉइडिटी कितना है? 2n है, वो माइटोटिक डिवीजन करेगा, माइटोसिस 1 करेगा जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, और उससे हमारे पास क्या बनेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे जिसका नेचर क्या होगा? हैप्लॉइड इन नेचर होगा, ठीक है। यहाँ पे हैप्लॉइड कैसे हुआ मैंने उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको ऊपर बता दिया है। अभी क्या होगा कि मियोसिस 2 होगा। नाउ मियोसिस 2 इज़ अगेन इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस 2 इज़ इक्वल टू द माइटोसिस। जैसे मियोसिस 1 क्या था? रिडक्शनल डिवीजन था, लेकिन मियोसिस 2 जो है वो एक इक्वेशनल डिवीजन है विच इज़ एग्जैक्टली सेम टू द माइटोसिस। जैसे कि माइटोसिस के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि स्पर्मेटोजोआ को कन्वर्ट किया था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, तो जो प्लॉइडिटी थी वो चेंज नहीं हुई थी, वैसे ही यहाँ पे भी प्लॉइडिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसकी प्लॉइडिटी क्या है? n है। n का मतलब क्या होता है कि हैप्लॉइड की प्लॉइडिटी है। तो यहाँ पे प्लॉइडिटी क्या हो जाएगी? इसकी भी
हैप्लॉइड हो जाएगी। प्लॉइडिटी क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड। मतलब जो स्पर्मेटिड बनेंगे मियोसिस 2 से जो स्पर्मेटिड बनेंगे उनकी प्लॉइडिटी क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड हो जाएंगी। तो 4 स्पर्मेटिड बनेंगे, ठीक है। और अब ये स्पर्मेटिड से फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा? स्पर्म बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, दिस इज द सेल ऑफ स्पर्म विच इज़ ओवल इन शेप एंड राउंडेड इन शेप विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द स्पर्म, इलोंगेटेड सेल। तो एक बात आपको ये याद रखनी है कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं, और इससे जब हमारे स्पर्म बनते हैं तो वो ऐसे इलोंगेटेड शेप के सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है सेल का वो क्या होता है कि रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे इलोंगेशन होगा और जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है सेल का वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको समझ में आया कि जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है जिसकी प्लॉइडिटी n है, क्योंकि वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड से बाय द मियोटिक डिवीजन बना है, तो जब अभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड मियोसिस 2 करेगा विच इज़ द इक्वेशनल डिवीजन और बनाएगा स्पर्मेटिड्स, तो स्पर्मेटिड्स की जो प्लॉइडिटी होगी वो n होगी, ठीक है। स्पर्मेटिड्स की जो प्लॉइडिटी होगी वो n होगी, सिमिलर टू द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड जिसकी प्लॉइडिटी n थी। तो यहाँ से n से n आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 2 का डिवीजन है विच इज़ इक्वल टू द माइटोसिस, ठीक है। और इससे फाइनली क्या बन जाएगा? स्पर्म बन जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देखिए कि हम लोगों ने जो पूरी वेब डायग्राम बनाई है इसके अंदर एक स्पर्मेटोजोआ का सेल था हमारे पास और उससे हम लोगों ने 4 स्पर्म बना दिए। तो एक स्पर्मेटोजोआ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द 4 स्पर्म। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। लास्ट में समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म दिखता कैसे है? तो स्पर्म 3 रीजन में डिवाइड होता है, हेड, बॉडी एंड टेल। अभी एक एक करके इस डिविजन्स को देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एट द टिप ऑफ द हेड क्या होता है? एक्रोजोम होता है। ये एक्रोजोम क्या होता है पता है? एक्रोजोम इज़ द प्रोसेस या फिर इट इज़ द पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द टिप जहाँ पे एक्रोजोमल रिएक्शंस होगी और आपकी जो ओवम है ना, ओवम की जो लेयर है, इनसाइड लेयर जिसको हम लोग जोना पेलुसिडा बोलते हैं, इसको ये एक्रोजोम जो है पेनिट्रेट करने में हेल्प होगा और जो स्पर्म है वो इजीली ओवम के अंदर एंटर कर पाएगा। ये प्रोसेस हम लोग जो है फर्टिलाइजेशन के केस में हम लोग इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें बॉडी की, तो बॉडी के केस में ये देखिए कि ये जो पूरी बॉडी है तो इसके अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये स्पर्म के जो मूवमेंट है, जो फेलोपियन ट्यूब से मूव करके उसको एम्प्यूला रीजन तक जाना है फॉर फर्टिलाइजेशन, जो अगेन हम फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या एनर्जी स्पर्म को कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरी और ये टेल है, वो क्या हेल्प करेगी स्पर्म को? स्पर्म को किस चीज़ के लिए हेल्प करेगी? स्पर्म को मूवमेंट के लिए वो हेल्प करेगी, है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है कि हेड रीजन के अंदर क्या रहेगा? एक्रोजोम रहेगा जो कि एक्रोजोमल रिएक्शंस करेगा। इसके वजह से जो सेल ओवम की जो लेयर है उसको पेनिट्रेट करने में हमको ईजी रहेगा। वैसे ही जो सेल की बॉडी रहेगी उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा और जो टेल रहेगा वो किसके लिए मूवेबल रहेगा? एक्सियल फिलामेंट से बना हुआ रहेगा और किसके लिए मतलब हेल्पफुल रहेगा? फॉर दी मूवमेंट। तो इसी के साथ हम लोग ने स्पर्म का स्ट्रक्चर भी देख लिया और पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को समझ लिया। ये याद रखना कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कब होती है? प्यूबर्टी पे होती है। जब हम oogenesis पढ़ेंगे तो oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो प्यूबर्टी से भी पहले एट द टाइम ऑफ बर्थ या एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ ही शुरू हो जाती है इन फीमेल्स, बट मेल्स में ऐसा नहीं होता, वो प्यूबर्टी से ही इनिशिएट होती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है और आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। अगर आप लोगों को माइटोसिस और मियोसिस ही पता नहीं होगा तो आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में नहीं आएगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पर्मेटोजोआ से माइटोटिक डिवीजन होकर प्लॉइडिटी सेम ही रहेगी। फिर स्पर्मेटोसाइड बनेगा जब प्राइमरी तो वो मियोसिस करेगा जिससे प्लॉइडिटी बदल के हाफ हो जाएगी, और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड रहेगा फिर वहाँ से फिर से मियोसिस 2 का डिवीजन होगा, मियोसिस 2 से डिवीजन होगा विच इज़ इक्वेशनल डिवीजन। तो प्लॉइडिटी सेम हो जाएगी, मतलब n की n ही रहेगी स्पर्मेटिड्स के अंदर, और स्पर्म के अंदर भी फिर क्या रहेगा? प्लॉइडिटी जो है वो n की n ही रहेगी, मतलब हैप्लॉइड प्लॉइडिटी रहेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। थैंक यू सो मच।